हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे सैम्पल पेपर जो साइंस का है ना, क्लास 10th का, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैं जो ये पहला पार्ट बना रहा हूँ इसको इंग्लिश में मतलब मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी लिखे थे, ठीक है, लेकिन वो एक ठीक है, आप देखना चाहे देख सकते हैं। और ये आपका जो है पेपर का पैटर्न बता रखा है कि आपके पेपर में टोटल 36 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें सेक्शन ए में 1 से लेकर 20 तक में जो है ना, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ये एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। फिर सेक्शन बी में आ जाओगे तो 21 से 26 के 2 मार्क्स के हैं और 30 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। सेक्शन सी 27 से 33 तक रहेगा, जो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 50 से 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। सेक्शन डी 34 से 36 का नंबर वाले हैं और ये 5 मार्क्स का एक रहेगा। 80 से 120 वर्ड आपको लिखने होंगे। वैसे ओवरऑल चॉइस तो नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे 36 में कोई 20 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको चॉइस दे रखी है, उनमें से एक करना होगा। और जहाँ पर भी डायग्राम की बात आती है, आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम आप नीट एंड प्रॉपरली लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ डियर। देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि ना, हमने मैग्नीशियम रिबन को जो है वो जला दिया, उसके बाद वाइट पाउडर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सफ़ेद कलर का जो पाउडर है वो हमारे सामने मिलता है। फिर कह रहा है कि अब हमने क्या करा, उसको वाटर के साथ मिक्स करके मैंने उसे गीला कर दिया। फिर टेस्टेड इट्स नेचर, फिर उसका हमने नेचर चेक करा विद रेड लिटमस पेपर। तो आपसे पूछ रहे कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा ना डिटेल में बताने की कोशिश की है। हालांकि एक नंबर में आप जो है मेन बता सकते हैं कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वह नीला हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने बताया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेस होते हैं नेचर में, और या आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर बेसिक इन नेचर। और व्हेन वी वुड टेस्ट विद रेड लिटमस पेपर, जब हम उसका रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं ना, तो वो लिटमस का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है। क्योंकि आपने याद करने का तरीका भी बनाया होगा, रवि बना ब्रिलियंट। ठीक है, या कोई भी और आप हो सकता है। रेड से जब ब्लू हो जाए तो वो बेस होते हैं, तो और अगर वो बेस है तो वो रेड से ब्लू होगा। ठीक है, सुन रहे हो ना मेरी बात, लाल से नीला हो जाएगा। तो ये मैंने हिंदी में भी अभी बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि डियर, हिंदी की और इंग्लिश की मैं अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि जो पीएच स्केल होता है ना, आपने पीएच स्केल देखा होगा, 0 से लेकर 14 तक होता है। और 7 पर जो है ना, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से कम जितना हम जाएंगे ना, उतना एसिडिक पावर उसकी ज़्यादा होगी, और जितना हम राइट में जाएंगे उसकी बेसिक पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमें एसिडिक सब्सटेंस की बात करनी है तो वो कौन सा होगा। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता भी दिया कि 7 पर न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और ये सारा का सारा क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। ये सारा सारा बेस कहलाता है। ठीक है डियर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक छात्र ने, अच्छा मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में अलग वीडियो दूंगा। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या करता है कि कुछ फ्यू ड्रॉप जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना HCl, ठीक है, वो क्या करता है, वो कुछ बूंद सोडियम कार्बोनेट पाउडर में डाल देता है। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट है, उसने क्या करा, HCl को सोडियम कार्बोनेट पाउडर में डाल दिया।
अब वो ये देखता है कि एक गैस जो है ना वो इवॉल्व होती है, मतलब एक गैस निकलती है, ठीक है। और कैसे निकलती है, एफर वेसेस से निकल, मतलब एक बुलबुल बुलबुलाहट, जैसे बुलबुलाहट की आवाज से आती है वैसे निकल रही है, ठीक है। ठीक है, अगर क्या होगा, व्हाट हैपन इफ दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, अगर वो इसे लाइम वाटर में पास कर देगा तो क्या होगा। देखिए मैंने ये तो आपको समझा दिया, थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझिए। देखो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा डिटेल में बताया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की एक लाइन को अच्छे से करिए। शुरू में आप बोर होंगे, लेकिन आप लगातार करते रहेंगे तो वो आपको पुरानी लगेगी और काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे आप, ठीक है। तो वहीं से सब कुछ है। देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें हमने क्या डाला है, HCl डाला है, तो हमें सोडियम क्लोराइड वाटर और CO2 प्राप्त होती है। मतलब हमें कौन सी गैस मिलती है, CO2 मिलती है, ठीक है, जो बुदबुदाहट की आवाज़ में बाहर निकलती है। फिर हमसे बोला गया था कि जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या होगा, तो वो भी मैंने इक्वेशन के थ्रू लिखा है। देखो एक नंबर में, अब जैसे कोई बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, भाई मुझे एक भी नंबर की कमी नहीं आना चाहते, वो थोड़ा डिटेल में से करते हैं, लेकिन अगर आप मेन बात बताएंगे तब भी आपको फुल मार्क्स से आएंगे कि जब हम CO2 को पास करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट जो है ना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख के भी दिखा दिया कि CO जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक है, जो क्या है, लाइम वाटर है, इसमें हमने CO2 जब डाली तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और हमें पानी प्राप्त होता है, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट में प्राप्त होता है। ये आपको जरूर बताना है। अच्छा एक और चीज़ जैसे इसी में आ जाती है कि जैसे अगर हमने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी तो क्या होगा, तो वो भी देखो। देखिए ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, तो जब हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पास करते हैं ना तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, पानी और CO2 ये ज़्यादा डाल दी तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। देखो मुझसे जितना हो सके मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते ना तो आपसे उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि क्या ये इजी है, क्या इसको करना इजी है, किस चीज़ को करना, दिस रिएक्शन टू गेट न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब कोई भी उदासीन अगर यौगिक है तो अगर हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हमें कोई न्यूट्रल कोई भी कंपाउंड हमें गेट करना है तो क्या उसे इजी है उसे गेट करना, हाँ इजी है, क्यों नहीं इजी। फिर एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझ लो। पहले हमसे पूछा गया कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, फिर इसने बोला कि इज इट इजी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन टू गेट न्यूट्रल कंपाउंड, कि क्या इस प्रकार की रिएक्शन को करना आसान है अगर हम न्यूट्रल कंपाउंड को पाना चाहते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। देखो एसिड कौन होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, जो सोर होते हैं टेस्ट में, और बेस क्या होते हैं, जो टेस्ट में बिटर होते हैं। तो अगर ये दोनों मिलकर सोल्ट बना देना, सोल्ट मतलब ना वो एसिड दिखे ना वो बेस दिखे, तो वो नमकीन बन जाए, तो वो जो है ना न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। देखिए द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड द बेस टू गिव अ सोल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर ना सोल्ट बना देते हैं और वाटर बना देते हैं तो उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिख के दिखा दिया कि बेस प्लस एसिड सोल्ट प्लस वाटर। आप इसका केमिकल में भी दिखा सकते हैं, जैसे आपने बेस जो NaOH ले लिया और एसिड जो HCl ले लिया, तो आपने इससे क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O बना दिया, ठीक है। लेकिन पूछा नहीं तो बताने की जरूरत नहीं, बताना चाहे बता सकते हैं आप। अब इसने पूछा है कि क्या इसको करना इजी है, वी नीड टू नो pH स्केल वैल्यू। देखो
हमें ना बेस और एसिड की पीएच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम न्यूट्रल कंपाउंड बना सकते हैं। क्योंकि देखो दोनों की पावर सेम होगी तभी वो जो है ना सोल्ट बनाएगा। लेकिन एक बात सुन लो, ये एग्जाम में आ जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, मतलब अगर हमने ताकतवर क्षारक ले लिया और हमने वीक जो है ना वीक वीक हमने एसिड ले लिया, मतलब कमजोर हमने अम्ल ले लिया, तो पता है जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो जो है ना बेसिक सोल्ट बन जाएगा, मतलब क्षारकीय लवण बन जाएगा। समझे, बेसिक सॉल्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हिंदी मीडियम भी देखे तो थोड़ा बहुत हिंदी में भी बता रहा हूँ। ओके ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन जनरली कंट्रोल दिस मूवमेंट। तो पहले आपसे पूछा कि इनवॉलेंट्री एक्शन किसे कहते हैं। देखो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना वो इनवॉलेंट्री होते हैं। और ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हिंड ब्रेन में जो मेडुला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताता हूँ, सुनो। देखिए, एन एक्ट विच इज नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड और नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ वंस विल इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन। मतलब जो हमें कॉन्शियसली जो है ना वो हमारे से कंट्रोल नहीं होते, या जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होते ना, उसे इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। ठीक है, अनैच्छिक जो है ना क्रिया वो होती है, ठीक है, जो हम चाहते हैं ना, हम इच्छा रखते हैं, वो हम उसे पूरी नहीं कर पा रहे, मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। जैसे आपका दिल धड़क रहा है ना, ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। ठीक है, और देखो ऑल इन वॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग, मैंने यहाँ लिखा भी है क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि यही वाला आपका सैम्पल पेपर आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको आसपास पता होना चाहिए। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, जैसे कुछ यहाँ लिखे हैं, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर तो आपको पता ही है, जो मुंह में जो लार बनता है वो, ठीक है। सैलिवेशन जो होता है वो, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह, और कंट्रोल बाय मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये इन द हिंड ब्रेन में होता है। तो ये हिंड ब्रेन आप इसमें लिख देंगे ना कि कहाँ पर जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, तो आप बता सकते हैं। हालांकि और भी बहुत कुछ है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फोम। ये कह रहे हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना वो सूर्य के प्रकाश में जो है ना एक दूसरा रंग बना देते, तो वो कौन है, वो है सिल्वर मेटल। ठीक है, और आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े होंगे ना, तो उसी में है, मतलब वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन 3 प्रकार से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। डीकम्पोजिशन 3 प्रकार से होते हैं, एक थर्मल से, एक लाइट से, और तीसरा इलेक्ट्रो। तो तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, और आया हुआ है हर साल, इनमें से कोई एक आते ही आता है। ठीक है, तो आप चैप्टर 1 में देखेंगे ना वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक बात और कहूँगा, अगर कोई डाउट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि उसे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तो आपस में डिस्कस करने से भी आपकी बहुत सारी चीज़ सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आगे सुनिए। 6th है द सिंथेटिक इंडिकेटर दैट गिव पिंक कलर इन बेसिक नेचर कंपाउंड इज। ये कह रहा है कि आपको बताना है कि बेसिक नेचर में होता है और वो जो इंडिकेटर में पिंक कलर देता है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। टर्मरिक है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथलीन है, या पीएच स्केल है। तो इसका आंसर तो सी है, लेकिन थोड़ा बहुत और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए लिटमस पेपर है ना, अगर न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब उदासीन है, तो पर्पल कलर का होगा, फिनोल्फथलीन कलरलेस होगी, और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज होगा। लेकिन अगर वो एसिडिक है, ठीक है, अम्लीय है, तो ये होगा रेड, ये होगा कलरलेस, और ये होगा रेड। लेकिन बेसिक, हमसे बेसिक पूछा है ना, तो इसे मैंने डार्क कर रखा है, देखो पिंक। ठीक है, तो बेसिक पूछा है, तो अगर लिटमस का पूछेगा तो ब्लू हो जाता है, फिनोल्फथलीन पूछेगा तो पिंक, मिथाइल ऑरेंज पूछेगा तो येलो। देखो ये ना नेचुरल इंडिकेटर है,
और ये जो है ना, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये ना प्राकृतिक होता है लिटमस। और ये दोनों के दोनों संश्लेषित है, मतलब इंसान के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है ना डियर। तो अब देखो ये याद रखना कि किस में होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि केवल ये वाला पूछे, एसिडी के कुछ और भी पूछ सकता है। और ये ना आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल होगा, उसी में ही है। ठीक है। और अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल हार्ड कॉपी में नहीं है ना, तो आप डीओई की साइट से सपोर्टिंग मटेरियल ले सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर डीओई सपोर्टिंग मटेरियल लिखेंगे तो 2021-22 आएगा या 22-23 जो भी आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग क्लासेस के आ जाएंगे। ठीक है। तो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैंने कहा कि इसके थ्रू आपको और नॉलेज दे दूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं फिर बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। देखो ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। ये कह रहा है इसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट निकलता है। तो आपको बताना है कि जो वाइट प्रेसिपिटेट निकल रहा है, तो ये पहले बताइए दोनों में जो हुआ बना, तो वाइट प्रेसिपिटेट बना, तो ये रिएक्शन किस टाइप का। देखो चैप्टर 1 में आपने सारे टाइप पढ़े होंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ कि जो बेरियम क्लोराइड है ना और सोडियम सल्फेट, इसको मिलाते हैं तो सफ़ेद कलर का अवशेप निकलता है। तो कह रहे कि किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखो चैप्टर 1 में अपने पढ़े होंगे ना टाइप अभिक्रिया के, और ये आपका जो है रिएक्शन के। तो पहला आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। ठीक है। फिर आपने कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, फिर आपने डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद आपने जो है डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा। ठीक है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और ऑक्सीकारक जो होते हैं ना, उपचयन अपचयन, वो। तो ये बोला कि उन सब में से कौन सा है। देखो जब कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बनाते हैं ना, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इनके द्विविस्थापन कहते हैं। आप ये देख सकते हैं। तो इन दोनों को मिला रहा था और ये चीज़ हमारे सामने बनकर आ रही थी। ठीक है। तो आप बताएंगे इसका आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आगे क्या बोला है, ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में सफेद रंग देने वाले यौगिक का नाम बताइए। जो सफेद रंग है ना उसका नाम बताइए। तो आप बता देना वाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है ना, वो ये है बेरियम सल्फेट, ये लिखा भी हुआ। ठीक है। ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर में रक्त के रिसाव से बचाव में मदद करता है। Which component of the blood help in prevention of blood leakage in the body। देखो आपका ये चैप्टर है ना, तो उसमें चैप्टर 6, तो आपने देखा होगा कि ब्लड के अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो वही आपको बेनिफिट उठाना है। और ये जो आंसर तो उसका ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। जो खून को बहने से रोक देते, क्लोटिंग कर देती है। लेकिन आरबीसी जो है आपको पता होना चाहिए, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ना, उससे लड़ाई करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ऐसी जो प्लाज्मा है, ये 90% प्लाज्मा ये पानी की फॉर्म में होता है। ठीक है। इसको कैरी करने में, ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है। ओके, येलो कलर में है। आगे देखो, उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन कॉपर इज हीटेड इन ए चाइना डिश। अगर हम कॉपर को गर्म करेंगे डियर, तो क्या होगा, उस पर कौन सी लेयर आएगी, ब्लू, ग्रीनिश, ब्लैक या येलो। तो देखो जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो ब्लैक आ जाएगी, लेकिन अगर उस पर रस्ट या जंग लगेगा तो ग्रीन होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर गर्म करने की बात करें तो इसका आंसर सी है, ब्लैक। ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स।
तो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो क्या हैं? देखिए, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है दूसरे सब्सटेंस में रेडॉक्स रिएक्शन में, यह गेट कर देता है ऑक्सीडाइज टू हायर वैलेंसी स्टेट में, तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आपने ये करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहे क्या ये जो रिएक्शन हुआ है क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? देखो जिंक कॉपर सल्फेट, देखो जिंक कॉपर सल्फेट को तो अलग कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को अलग नहीं कर सकता। बोलोगे नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे जो कॉपर है ना, ठीक है, कॉपर जो है वो जिंक के कंपेरेटिव लो रिएक्टिव है। ठीक है, देखो ये ना रिएक्टिविटी टेबल होती है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो ये जो है पोटेशियम है, पोटेशियम सोडियम को तो अलग कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को अलग नहीं कर सकता। तो आपको ये लाइन से याद होनी चाहिए। और कई बच्चे जो है ना इसकी एक लाइन बनाकर याद कर लेते, जैसे केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो इस तरीके से बच्चे याद कर लेते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि अरेंज करने को भी एग्जाम में आ जाता है ना, तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आपको टाइम बच जाएगा। ठीक है डियर, तो वो मैंने समझा तो आपको दिया ही है। ठीक है, और ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं अब। आंसर तो आपको समझ में आ गया ना, आप पहले लिखोगे नॉट पॉसिबल लिख दोगे, ठीक है, फिर लिख दोगे सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, नेक्स्ट है पादपों के लिए वाष्प विसर्जन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर द प्लांट? ये जो ट्रांसपिरेशन है ना, ये पौधों के लिए क्यों जरूरी है? देखिए पहले तो यहाँ डेफिनेशन लिखिए कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें जो लॉस ऑफ वाटर होता है ना, लॉस ऑफ वाटर मतलब पौधे अपना पानी को खोते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। ठीक है, एज व्यापर मतलब पानी भाप बनाकर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जहाँ से वो हवा का संचार करते हैं ना, जैसे स्टोमेटा हो गए, तो वहाँ से वो पानी को बाहर निकालते हैं। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो आपको ये दो याद रख लो कि एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशन पुल। तो जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं और ये पानी को ऊपर तक पहुंचाना होता है ना, पत्ती तक, तो एक तो ये इससे होता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल करता है, खींचने का काम करता है। दूसरा, इससे पौधे का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। अब इतनी गर्मी पड़ती है, हम जमीन पर पैर रखें, हाथ या पैर जल जाए, जो भी हम रखेंगे, लेकिन पौधों के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, हवा में पानी उनका छूटता रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी से पौधों के पास लोग सोते हैं, जाते हैं, क्योंकि ठंडी छाया मिलती है, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कर रहे होते हैं। देखिए उसके बाद है 12th क्वेश्चन, वही आ गया ना कि अरेंज कीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग में लिखा है, असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे मतलब हमें रिएक्टिविटी की तरफ जाना है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, थोड़े से ज़्यादा की तरफ। तो सबसे पहले सबसे कम रिएक्टिव जो है वो कौन है यहाँ पर? आयरन है। ठीक है, थोड़ा उससे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा जो हम रिएक्टिव की बात करेंगे वो है एल्युमिनियम, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव की बात करेंगे वो है मैग्नीशियम, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव की बात करें तो कैल्शियम। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ना, केदारनाथ का माली आलू जरा, ठीक है, फीके पकाता है। आप कहोगे सर यहाँ आइए, देखो हमें उसके ना सिंबल लेने होते हैं, जैसे
आयरन का एफ ही होता है ना, जैसे फीके। मैग्नीशियम को तो Mg होता है, एल्यूमिनियम को तो Al होता है, कैल्शियम को Ca होता है, जिंक का Zn होता है, तो इसलिए फीके। ठीक है, अब आगे सुनो। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर है आयोडीन युक्त नमक ही खाने की सलाह क्यों दी जाती है। सिंपल सी होता है कि गोइटर ना हो, है ना। तो इसका मेन यही है कि आयोडीन नेसेसरी है फॉर थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन बन सके। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके 14, 15, 16 असर्शन और रीजन वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि गैलियम और सीजियम के कुछ टुकड़े यदि हाथ में रखते तो पिघल जाते हैं। मतलब ये कह रहा है गैलियम जो सीजियम है ना, अगर उसको हम हैंड पर रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो जो है ना मेल्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर नेक्स्ट है गैलियम और सीजियम हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ पिघलना चालू हो जाती है, मतलब गलना बोलते हैं, गलना चालू हो जाती है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और ये रीज़न ऊपर वाले का ही है, तो इसलिए इसका आंसर ए कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर में ये बता रखा था एसेशन और रीज़न में कि ए पे तब टिक करना होता है जब दोनों के दोनों ट्रू और आर जो है वो ए के बारे में बता रहा हूँ, आर ए के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि देखो यहाँ पर 14, 15, 16 के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। एग्जाम में भी आप ऐसे है तो आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हो कि ये कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं ना, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और क्या रीजन इसका ये कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये कह रहे क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए। देखिए ये रहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दीज आर मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो इसलिए तो होता है एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये यहाँ पर देखो, ये एसिड के साथ भी कर रहा है और बेस के साथ भी कर रहा है। अगर आपको एसिड पहचानना है ना, तो उसमें H+ आयन होते हैं, और अगर बेस पहचानना है तो उसमें OH- आयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये H है और यहाँ पर OH- है, तो ये बेस है। मतलब H+ है तो वो अम्ल है, और OH- है तो वो क्षार है। एल्यूमिनियम का ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए दोनों सही है, और वो उसकी एक्सप्लेनेशन सही दे रहे, तो इसका भी आंसर ए है। दोनों में से एक करना था। ठीक है, 15 में ये क्या कह रहा है कि पैंक्रीज इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ठीक है, जो पैंक्रीज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो ये ट्रू है। ठीक है, और ये कह रहा है इंसुलिन इज रिलीज बाय द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल लोकेटेड ऑन इट। अगर इंसुलिन जो है इसके स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है तो वो रिलीज होता है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन एक बात बताओ कि जो पेंसिलिन है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रीज़न है कि इंसुलिन इज रिलीज होता है। ठीक है, तो रीज़न जो है ना वो सही नहीं है, दोनों ट्रू है। लेकिन तो जब बच्चों दोनों ट्रू होते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होता ना, तो हम पता इस पर टिक करते हैं, ये हमारा है ये बी। लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता तो हम बी पर टिक करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ना 15 का बी। फिर नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव और आई पीसेस ऑफ अ टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर। तो ये सही बोला है। अगर आई पीस ऑफ टेलीस्कोप गैदर मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट, ये कह रहा है इसका रीज़न ये है क्योंकि ये ये लार्ज में इसलिए होता है क्योंकि आई पीस जो टेलीस्कोप है वो ज़्यादा लाइट को जो है वो गेट कर लेता है। ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और दूर के ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम ए ब्राइट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो भी मतलब ब्राइट इमेज लाने के लिए, अच्छी इमेज लाने के लिए, ताकि तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये इसलिए बड़ा होता है। इसके पीछे ये कारण है कि
दूर की वस्तु से आते प्रकाश को एकत्र करके उसकी बहुत अच्छी फोटो बना सके। तो ये दोनों ट्रू है और इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो इसके लिए ए हो जाएगा। ठीक है डियर, मैंने आपको 16 तक करवा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं देखो कोशिश करूँगा शायद मैं इसका आंसर ही प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन आप थोड़ा सा समझना, डिपेंड ना रहना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, और अगर आपको मीडिया मिले तो आप उससे भी बेनिफिट उठाना। ठीक है, तो आप खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ो चैप्टर्स। अब एकदम कन्फ्यूज़न होते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आपने जितना पुराना पढ़ा है ना सारा वही रिवाइज करो। ठीक है, और अगर आपने बहुत, जैसे कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, तो देखो पहले, अब क्योंकि पेपर है तो आप पहले एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चन कर लो, फिर कोई से भी 2 चैप्टर बहुत डीपली पढ़ लो, और सपोर्टिव मटेरियल में काफ़ी अच्छा मटेरियल है तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।